अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है एज शंकर से रिलेटेड। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है गौतम अडानी इन आपकी अदालत, रजत शर्मा पार्ट 2। हमने पार्ट्स में किया, इससे स्टार्ट करते हैं। आपकी अदालत में सबसे चर्चित उद्योगपति गौतम अडानी पर इल्जाम है कि ये छुपे रुस्तम हैं। गौतम भाई, इतनी देर से मैं आपसे राहुल गांधी के बारे में पूछ रहा था, लेकिन आप हैं छुपे रुस्तम। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मैंने पार्लियामेंट के एक चौकीदार से बात की। ये वो वाले चौकीदार नहीं, असली चौकीदार। और उस चौकीदार ने राहुल जी को ये बताया कि उसने 4 साल पहले अडानी के शेयर खरीदे थे और बहुत फायदा हुआ, वो लखपति बन गया। तो वो तो तारीफ भी कर रहे हैं आपकी। नहीं, उनका कौन से संदर्भ में वो चर्चा हो रही होगी मेरे को मालूम नहीं है, पर मेरे लिए कोई भी आम आदमी, वो छोटा निवेशक है या बड़े है, जब वो अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करने के बाद में जब वो पैसा कमा रहा है, तो उससे ज़्यादा मेरे को और क्या खुशी हो सकती है। और उसका मेरे ख्याल से राहुल जी ने तो बहुत नेचुरल वे पे बात किया होगा, और उसमें तो जो भी आउटकम आया होगा वो हमारे फेवर के लिए था या नहीं था, वो मेरे को मालूम नहीं है। भाई, फेवर के लिए तो था, क्योंकि कांग्रेस आलोचना करती है, राहुल गांधी आलोचना करते हैं, और आप राजस्थान में राहुल गांधी की पार्टी की सरकार में अशोक गहलोत के लिए 68,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं। राजस्थान में जो पोटेंशियल है, और नॉट राजस्थान, जो स्टेट के अंदर जो पोटेंशियल है, वो उसके लिए अडानी ग्रुप डेवलपमेंट के लिए कमिटेड है। और आपने देखा होगा कि थोड़ी मीडिया भी कंट्रोवर्सी खड़ा करने चाहती है, और उसमें मैंने बाद में भी सुना कि इवन राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हमारा इन्वेस्टमेंट की भी सराहना किया है। तो मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी की कोई ऐसी नीतियाँ नहीं है कि जो डेवलपमेंट के खिलाफ है। तो हमारा तो मकसद रहेगा कि हर स्टेट में जाके जहाँ जहाँ पॉसिबल है वो इतना मैक्सिमम हम इन्वेस्टमेंट करें। आप कह रहे हैं कि वो डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का नारा है आम आदमी बेहाल, अडानी मालामाल। देखो, पॉलिटिकल आप नैरेटिव कुछ भी निकालो, अल्टीमेटली आप मेरे को एक बताओ कि उनका आरोप में एक है पॉलिटिकल स्टेटमेंट और एक है रियली जेन्युइन आरोप। लेट पब्लिक डिसाइड करे। आप डिसाइड करोगे कि हम जो काम करते हैं उसमें रियली ये सच्चाई क्या है। आज मुझे लगता है डिसाइड हो ही जाएगा गौतम भाई, क्योंकि देखिए, एक तरफ तो कांग्रेस आलोचना करती है, दूसरी तरफ अशोक गहलोत आपको इनवाइट करते हैं। मैंने जिक्र किया कि 68,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। तो पहले हम सोचते थे अशोक गहलोत जादू करें, अब लग रहा है आप जादू करें। अशोक गहलोत जी की अभी की सरकार नहीं, उसके अगली टर्म की सरकार में हमने राजस्थान में मेजर लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने का निर्णय किया। अशोक गहलोत जी की सरकार ने हमारे को पावर प्रोजेक्ट के लिए लैंड प्रोवाइड किया, माइनिंग के लिए एमडीओ के कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, और सब बिडिंग के थ्रू हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि कोई बिडिंग के बाहर किया है। और उन्होंने पॉलिसी अंतर्गत जो भी हेल्प किया है वो पॉलिसी के अंतर्गत किया हुआ है। उनकी नीतियाँ बहुत क्लियर थी, और जब आप सीरियस प्लेयर है और आप पॉलिसी के अंदर मांग रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि आज कांग्रेस की यानी अशोक गहलोत जी की कांग्रेस की सरकार नहीं, हम इवन केरला में लेफ्ट गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं, ममता दीदी के साथ भी काम कर रहे हैं, इवन नवीन पटनायक जी, जगन, इवन केसीआर। तो हर स्टेट के अंदर हम काम कर रहे हैं, और जो अलग अलग सरकारें हैं
रीजनल पार्टी की भी है, कांग्रेस की भी है, लेफ्ट पार्टी भी है। तो मैं आज दावे के साथ बोल सकता हूँ कि हमको कोई भी सरकार से तकलीफ नहीं पड़ी है। तो स्टेटमेंट और वो सब एक उनकी अलग जगह पे है। और जब आप सीरियस प्लेयर है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कि जो आप हर स्टेट को जो वादा कर रहे हो और वो वादे के हिसाब से आप डेवलपमेंट कर रहे हो, तो मेरे को आज तक कोई भी सरकार में कोई डिफ़िकल्टी नहीं पड़ी है। लेकिन गौतम भाई, इंप्रेशन तो ये है आप सिर्फ वहां इन्वेस्ट करते हो जहां मोदी जी की सरकार है, जहां बीजेपी की सरकार है वहीं आपको ज्यादा प्रोजेक्ट मिलते हैं। नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आज हम अदानी ग्रुप इज़ रियली हैप्पी कि हम आज 22 स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं और सब जगह बीजेपी की सरकार नहीं है। हमको कोई एक भी सरकार के साथ में ऐसी शिकायत नहीं है कि जहां हमको मदद नहीं मैंने मिली। फिगर्स निकाले हैं, आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़, उड़ीसा में 57,000 करोड़, पश्चिम बंगाल में 35,000 करोड़। लेकिन इसके बावजूद लोग कहते हैं मोदी अडानी का चौकीदार है। लोग कहते हैं कि मोदी ने अडानी को बनाया। देखो, ये बहुत कम लोग ऐसे स्टेटमेंट करते हैं जो जिनको मोदी जी से डिफ़िकल्टी है या आइडियोलॉजिकल मारामारी है। पर मेरा अनुभव ऐसा बोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो मोदी को चाहते हैं और अदानी के डेवलपमेंट में और अदानी के डेवलपमेंट के मॉडल में उनको कोई बाधा नहीं दिखाई देती है। क्या ये सच है कि पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका हुआ था जिससे आप बड़े बने, मुद्रा का पोर्ट, उसके लिए नरेंद्र मोदी ने आपको 1 रुपए पर स्क्वायर फीट जमीन दी थी? 1 रुपये में जो जमीन दे दिया है, तो मैं आपको रजत जी वो बताना चाहता हूँ कि वो जमीन थी ही नहीं। जब दरिया का पानी, सी का वाटर जब हाई टाइड आता है तो वो ज़मीन उसके नीचे चली जाती थी। और हमने 10-10 फीट 3-4 मीटर का उसके ऊपर रिक्लेमेशन किया है। और रिक्लेमेशन के कॉस्ट ज़मीन के कॉस्ट से बहुत ज़्यादा होती है। आज भी आप मुंद्रा पोर्ट का एक आप एग्जांपल देते हो तो एक बहुत यूनिक एग्जांपल है कि हमने फार्मर की 1 एकड़ ज़मीन नहीं लिया है। तो आज वहाँ पे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर आने के बाद में ज़मीनों के दाम बढ़े। तो आज ये आरोप लगाना कि ज़मीन के दाम जब हमको दिया था, जब डेवलप नहीं था, और आज के दाम के साथ में आप एक आरोप लगाना, वो मेरे को लगता है कि वो फेयर नहीं है। आपके दोस्त कहते हैं कि जब वो ज़मीन डेवलप हो रही थी तो सुबह 4 बजे उठ के आप एक गाड़ी में बैठ के धक्के खाते हुए वहाँ जाते थे रोज़। रजत भाई, ऐसा है कि आप मेहनत और लगाव से काम नहीं करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऐसे खड़ा नहीं होते। और उसके लिए आपको जी जान, और ये अकेला मैं नहीं, मेरे इतने सहकर्मचारी मेरे साथ तालमेल लगा के काम किए थे, तब ये मुंद्रा पोर्ट आज खड़ा हुआ है। और मेरे को आज इसलिए खुशी है, हमने इस तरह से डेवलप किया है कि वो 10 साल में भारत का सबसे बड़ा पोर्ट हुआ है और जहाँ पे सरकार ने 1 पैसा निवेश नहीं किया है। इवन रोड हमने पूरा कनेक्टिंग बनाया, 100 किलोमीटर की प्राइवेट रेलवे लाइन हमने बनाया, वहाँ एयरपोर्ट बनाया। सरकार ने खाली ज़मीन दिया, डेवलपमेंट राइट्स दिया, बाकी कुछ नहीं दिया। एक ही है कि जब जब हमको कोई परमिशन की ज़रूरत थी, तब गुजरात की जो भी सरकार की गवर्नमेंट थी हमको पूरी मदद किया है। अब देखिए, जो भी सरकार थी उसने आपको मदद किया। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि गुजरात में चिमन भाई, केशु भाई, नरेंद्र भाई, सबके भाई गौतम भाई। जी रजत भाई, मैं आपको बताऊं कि ये अदानी ग्रुप का अनुभव नहीं है। गुजरात में जो उद्योगपति है सबका सेम अनुभव है, क्योंकि गुजरात की गवर्नमेंट आज से नहीं, इवन माधव सिंह के टाइम से भी और उसके पहले से भी वो इंडस्ट्रीज फ्रेंडली है। तो जो भी नीतियाँ बनती है वो इंडस्ट्रीज को अट्रैक्शन करने के लिए बना है, क्योंकि अदरवाइज गुजरात में कोई रिसोर्सेज नहीं है। ड्रॉट एवरी 2-3-4 साल में ड्रॉट होता था। ये नर्मदा का कैनाल का पानी आने से पहले वो परिस्थिति थी, और उसके बावजूद भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में आगे थे।
और जब हमारा जन्म नहीं हुआ था उसके पहले भी गुजरात आगे था। तो ऐसी बात नहीं है कि ये अदानी के लिए कोई स्पेशल फेवर हो रही है। आप कह रहे हैं कि आपने किसान की 1 इंच भी जमीन नहीं ली। अभी थोड़े दिन पहले अरविंद केजरीवाल गए थे गुजरात में, काफ़ी बार गए हैं, और वो कहते हैं कि जिस किसान को 50 लाख रुपए एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए था, गौतम भाई ने उसको 1 लाख रुपए एकड़ देके टरका दिया। देखो रजत भाई, ऐसा आरोप होता तो फॉरगेट अबाउट केजरीवाल, वो फार्मर खुद ही आरोप कर लेता। आज तक आपने कभी सुना है पेपर में भी कि कोई फार्मर ने हमारे खिलाफ में गुजरात के कोई एक्विजिशन के लिए कोई फरियाद किया है? तो डरते तो नहीं आपसे? आज तक हमने मुंद्रा में एक भी जमीन फार्मर से लिया नहीं है। जो भी जमीन लिया वो सरकारी अनसर्वेड लैंड, जिसके ऊपर पानी समुद्र का आ जाता था, वो ज़मीन को हमने रिक्लेमेशन करके वहाँ पे डेवलपमेंट किया है। और वो डेवलपमेंट आज इतना 50,000 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की वजह से ज़मीनों के दाम आसमान पे चले गए, और उसका पूरा का पूरा आज वो फार्मर को मिल रहा है। और आज मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी है कि अदानी ग्रुप मुंद्रा में इसलिए डेवलप ज़्यादा ने ज़्यादा कर पा रहा है कि पूरा का पूरा वहाँ के फार्मर्स और वहाँ के कम्युनिटी के साथ तालमेल से डेवलपमेंट हो रहा है। अब गुजरात के फार्मर से तो मेरी कभी बात नहीं हुई, लेकिन जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे वो कह रहे थे नरेंद्र मोदी ये तीनों कृषि कानून लाए थे अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए। जी रजत भाई, ऐसे देखने जाओ तो हम लोगों का कृषि में बहुत लिमिटेड एक्सपोजर है। वो थोड़े बहुत है। हम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए वेयर हाउस हमने बनाए थे, और वो वेयर हाउस के अंदर का जो भी व्हीट है वो अदानी ग्रुप ने कोई भी बाय नहीं किया है और कभी उसकी मालिकी के नहीं थे। वो फूड कॉरपोरेशन मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जो फार्मर से लेते हैं वो स्टोर करते हैं, और बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए जो सिटीजन को जो सप्लाई करना है वो उसका काम। तो हम तो खाली एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया। नहीं, आरोप ये लगा कि आपको पहले से बता दिया गया था कि ऐसा बिल आने वाला है, आपने पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया, आपने वहाँ कोल्ड स्टोरेज बना लिए ताकि आपको उसका फ़ायदा हो। देखो, पहले तो वो बेबुनियाद बात है। आज फार्मर प्रोडक्ट बनाता है, उसको मालूम नहीं है कि मार्केट में डिमांड क्या है, तो जब उसका प्रोड्यूस बाहर आता है तो मार्केट नीचे हो जाता है। स्टोरेज की कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर वो कृषि कानून लागू हो जाते तो अडानी को कुछ फ़ायदा होता उसमें या नहीं होता? मैं मानता हूँ कि ये कानून अच्छा था, और वो मैं इसलिए नहीं मान रहा हूँ कि इसमें अदानी ग्रुप को फ़ायदा हो रहा था या नहीं हो रहा था। मैं जेन्युइनली एज अ सिटीजन, क्योंकि मैं पहले भारत का एक नागरिक समझ रहा हूँ, फिर उसके बाद अदानी ग्रुप साम्राज्य की बात आती है, तो मैं मानता हूँ कि वो कानून अच्छा था। कि कम नसीबी है कि उसको पॉलिटिकल टर्न करके इसको खारिज कर दिया गया, क्योंकि देश आज मैं देख रहा हूँ कि आज अपना 40 से 50% आबादी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर आधारित है, और अपने देश की इतनी ताकत है कि अपने भारतवर्ष को नहीं, भारत देश को नहीं, पूरे वर्ल्ड को वो फूड सप्लाई कर सके, इतनी ताकत है। और वो ताकत लेने के लिए आपको मेजर प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। लोगों को रेल से सामान नहीं पहुंच रहा है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, वेयर हाउसिंग नहीं है। तो एक साइड पे उपभोक्ता है, उनको अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही है, और दूसरी साइड से फार्मर को आमदनी नहीं मिल रही। अदानी शायद ऐसे कानून आते तो फर्दर कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते थे इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसमें फार्मर्स को फ़ायदा होता है। आज मैं आपको बताता हूँ कि आज हम पोर्ट बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, रोड और सड़कें बन रहा है, पावर हाउस बन रहा है। तो ये अदानी फैमिली या अदानी ग्रुप के लिए बिजली और पोर्ट सप्लाई करने के लिए नहीं है, ये देश की जनता के लिए है। आज देश की जनता ने उसका देखा है। मैंने देखा है कि 15 साल पहले बिजली की हालत क्या थी। आपके इवन नोएडा में भी आपको बिजली चली जाती थी, और आज आपको अनइंटरप्टेड मिल रही है। आज एयरपोर्ट पे ये इतनी सुविधाएं खड़ी हुई है, रोड ऐसे अच्छे बने हैं। तो मैं मानता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही एक है देश की तरक्की करता है। और ये जितने अपने नवयुवान साथी लोग हैं,
आज उसका एस्पिरेशन बढ़ रहा है, इतनी आपकी जॉब क्रिएट हो रही है। तो ये देश को आगे ले जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़्यादा ने ज़्यादा बढ़ावा होवे, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो आपने तो काफ़ी किया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, एयरपोर्ट, पोर्ट्स बनाए, रोजगार दिए। मोदी जी ने आपके कुछ किया या नहीं किया? मोदी जी के पास में आप कोई पर्सनल हेल्प नहीं ले सकते हो, आप नीति विषयक बात कर सकते हो, आप देश के हित में देश को किस तरह से आगे बढ़ाने के लिए ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है आप उसकी चर्चा कर सकते हो। वो आप नीति बनाते हैं और वो नीति का फ़ायदा जो सबके लिए अवेलेबल है वो अदानी ग्रुप के लिए भी अवेलेबल है, और उसके बहस में आप उसका बिजनेस आप बढ़ाते हो। मैं मेरी लाइफ का देखता हूँ तो जो ब्रेक मेरे को मिला वो पहले राजीव गांधी की सरकार ने दिया, जिससे हम ग्लोबल ट्रेडिंग हाउस बन पाए। दूसरा ब्रेक मिला मेरे को जिसके वजह से नरसिंह राव जी की सरकार थी और उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए डेवलपमेंट के ऊपर आगे बढ़ा और एक देश को पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन की नई दिशा दिखाई। और तीसरा मेरे को केसूबी की गवर्नमेंट ने मिला। आपकी बात सही है कि मोदी जी ने भी वो टाइम पे, कौन मोदी जी 12 साल के लिए वहाँ पे मुख्यमंत्री रहे, और मैं गर्व से आज बोल सकता हूँ कि हमको बहुत एक अच्छा अनुभव मोदी सरकार में भी हुआ है। लोग ये जानना चाहेंगे ना कि ये सिर्फ अडानी जी अमीर होते जाएंगे या देश भी कभी अमीर होगा? देखो, देश काफ़ी तरक्की कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कि पहले $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अपनी आज़ादी के बाद आज 75 ईयर्स अमृत महोत्सव में अपने पसार हो रहे हैं, वो 58 साल में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनी थी। उसके बाद 12 साल लगे दूसरी ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में, और तीसरा 5 साल के अंदर हुआ। और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से अपने यूथ की एस्पिरेशनल बढ़ रही है और जिस तरह से भारत विश्व के अंदर जो पोजीशन में है, आज ये $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2050 तक $30 ट्रिलियन से इकोनॉमी से भी आगे बढ़ेगी। और ये $30 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या बता रही है कि आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, और इतना ये डेवलपमेंट में से ही रोजगारी पैदा होगी। तो मेरे को लग रहा है कि भारत के आने वाले टाइम के अंदर और जिस तरह से गवर्नेंस और वो बढ़ रहा है, उस तरह से भारत देश को कोई रोक नहीं सकता है। बहुत लोग आपके जैसे गौतम अडानी बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या राय है? देखो, ये कंट्री बहुत अपॉर्चुनिटी थ्रो कर रहा है, आप उसको परखने की कोशिश करो और उसके ऊपर मेहनत करो, और कभी शॉर्टकट में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे उस तरह का दिमाग से हटा दो। सक्सेसफुल हर आदमी होता है, उसको टाइम लगता है, कोई जल्दी से हो जाता है, कोई थोड़ा टाइम वक्त लगता है, और आप वो उसके मार्ग के ऊपर कंटिन्यूस आप चलते रहेंगे तो वो सक्सेस का आपका डोर खुलेगा। और उसमें मेरे को कोई आपके अंदर में वो उसकी रुचि होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं उसको देख लिया मैं वो बन जाऊंगा, आप उसके चक्करों में छोड़ दो। आपको जो अंदर से रुचि है जो चीज़ की, वो रुचि के ऊपर आप आगे बढ़ो। आपके जो दोस्त हैं वो आपको गौतम तूफानी कहते हैं। वो दोस्तों अलग अलग नामों से बताते रहते हैं, पर मैं ऐसा तूफानी नहीं हूँ। हमें तो लगता है कि आप खुद ही एक तूफान हैं। आपको ऐसा लगता है? आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी पर आरोप है कि ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। गौतम भाई, लोग कहते हैं कि
इतना पैसा कमा लिया, इतनी वेल्थ कमा ली, जरा दूसरों गरीबों के बारे में भी सोच लीजिए। जी रजत भाई, मैं जब, क्योंकि मैं तो ग्राउंड से आया हुआ आदमी है, तो मेरे को मेरी हर प्रोसेस के अंदर आम आदमी ऑलवेज नज़र में होता है। अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मेरी 60th बर्थडे अभी जून 6 महीने पहले हुई। तो हम लोग फैमिली मेंबर्स बैठे थे उसके 10 दिन पहले, और फैमिली मेंबर बात कर रहे थे कि मेरे को क्या गिफ्ट दे रहे 60th बर्थडे को। तो मैंने बोला कि आपको जो मेरे को गिफ्ट ही देना है, तो अपनी जो फैमिली की वेल्थ है उसमें से 60,000 करोड़ आप फाउंडेशन को दे दें। और मेरे को खुशी वो बात की है कि अकेला ये मेरी खाली मेरी बात नहीं है, मेरे पूरे फैमिली की। और बहुत हर्ष के साथ में उन्होंने बोला कि ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, और उन्होंने ये दे दिया। अभी 60,000 करोड़ कुछ ज़्यादा नहीं दे दिया आपने? जितना भी अंदर से आपकी इच्छा है, मनोबल इच्छा है, आप वो उसकी पूरी करो। तो जब हमने ये 60,000 करोड़, तो वही टाइम पे सोचा कि अभी ये 60,000 करोड़ तो चलो फाउंडेशन में डाल दिया, अभी उसका करेंगे कैसे, क्या उसका उपयोग करेंगे। तो हमने 3 सेक्टर पकड़ा के हेल्थ, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। और ये तीनों के ऊपर अभी एक्सपर्ट के साथ में चर्चा करके आप देखेंगे कि 2-3 महीने के अंदर हम उसका बड़ा अनाउंसमेंट और उसका किस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि जिससे एक गरीब में गरीब आदमी और नीचे लेवल के आदमी को उसका कैसे फ़ायदा हो। और उसकी पूरी मेरी मंशा है कि उसका किस तरह से उसका सदुपयोग हो सके। ये सही है कि जो फाउंडेशन का काम है, ये जो आप चैरिटी की, लोगों की मदद की बात कर रहे हैं, कि आप कम और आपकी वाइफ प्रीति ज़्यादा चलाती हैं? प्रीति जी ये मेरा आधार स्तंभ है, और वो पूरा का पूरा फैमिली, 2 बच्चों, मेरी ग्रैंड डॉटर्स, उनको भी संभाल रही है, और ऐसे ही फाउंडेशन का काम। एंड शी इज़ द डॉक्टर। और डॉक्टर उन्होंने उनका प्रोफेशन छोड़ के मेरे को पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने फैमिली को पूरा सपोर्ट किया, फैमिली को संभाला, बच्चों को ग्रो किया। और जब बच्चे थोड़े ग्रो हो गए तो उन्होंने पूरा फाउंडेशन की एक्टिविटी हैंडल किया। तो आज मेरे को अंदर से संतुष्टि है कि प्रीति ये इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम कर रही है। रोज़ का 7-8 घंटा वो फाउंडेशन की एक्टिविटी में बढ़ा रही है। और दूसरा क्या है कि हमारे फाउंडेशन के अंदर काफ़ी प्रोफेशनलिज्म भी हुआ है, और सब लोग प्रीति की निगरानी के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट का काम कर रहा है। मैंने वो फाउंडेशन के काम देखे हैं गौतम भाई, और वाकई में अच्छा काम कर रही हैं वो। लेकिन उनके बारे में पढ़ते पढ़ते ये भी पता चला कि आपकी अरेंज मैरिज हुई थी, शादी तय हुई इससे पहले। जब आप पहली बार उनसे मिले, उसमें आप कुछ बोले ही नहीं, खामोश रहे। ऐसे भी रजत जी मैं बहुत साय आदमी हूँ, और मैं अनपढ़ आदमी और वो डॉक्टर, तो नेचुरली थोड़ा मिसमैच तो था ही। आपसे प्रश्न ये है कि आप का इतना बड़ा एम्पायर है, आप इतना व्यस्त रहते हैं, इतना व्यस्त शेड्यूल रहता है आपका, तो आप अपनी फैमिली के लिए टाइम कैसे निकाल पाते हैं और खुद को रिलैक्स करने के लिए कैसे टाइम निकालते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपको बताऊं कि मैं हफ्ते में 3 दिन अहमदाबाद से बाहर रहता हूँ। जब 4 दिन जब होता हूँ तब मैं ऑफिस में थोड़ा लेट जाता हूँ, 10:30-11 बजे जाता हूँ, क्योंकि मेरा रात को ऑफिस से आने में 11-12 बज जाता है। मैं मॉर्निंग में 6:30 बजे उठ के 1-8 घंटा मेरी एक्सरसाइज और वो ख़त्म करने के बाद में 2-2.5 घंटा मेरी ग्रैंड डॉटर से, मेरी वाइफ और बच्चों के साथ में डाइनिंग टेबल के ऊपर बातचीत करता हूँ, गपशप मारता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तो वो जो मेरा दिन का है कि 2-1 घंटा मैं उनके साथ में। दूसरा मैंने एक नियम बनाया है कि ऑफिस में भी होता हूँ तो लंच टाइम में
मेरे हर फैमिली मेम्बर डाइनिंग रूम में होते हैं, जो भी अवेलेबल है, और उससे काफ़ी चर्चा और वो हो जाती है। एंड दैट इज़ हाउ बेसिकली आई एम स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली। अब आप ये नहीं बता रहे कि पत्ते भी खेलते हैं? ये सीक्रेट है कि मैं रात को जाता हूँ तो प्रीति के साथ में मैं रमी पपलू गेम खेलता हूँ, 8-10 गेम खेलता हूँ, और मैं बोलूँगा वो ज़्यादा टाइम वही जीतती है। सर, आप करोड़ों लोगों के रोल मॉडल हो, आपका कोई रोल मॉडल जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहो? धीरूभाई अंबानी आज एक देखने जाओ तो मैं उसको थोड़ा रोल मॉडल के रूप में देख रहा हूँ, और वो इसलिए कि उन्होंने भी उनके कार्यकाल में जिस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को वो टाइम पे उनकी इकोनॉमी पूरी खुली भी नहीं थी, फिर बाद में खुली है, और जिस तरह से उन्होंने एक देश को एक दिशा दिखाई है कि बड़ा किस तरह से सोचना चाहिए और उसको किस तरह से, और उससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ, क्योंकि मुकेश भाई ने उसके बाद में काफ़ी आगे बढ़ाया। वो अलग है अपन फर्स्ट जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और मैं समझ सकता हूँ कि जब किसी के पास पैसा नहीं होता है लेकिन विचार बहुत बड़े होते हैं तो वो आपको ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं। एंड पर्टिकुलरली जो मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हूँ तो वो नेचुरली मैं देखता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मुकेश अंबानी से आपकी जोड़ी है, दोस्ती है इस नाम की तरह, या कंपटीशन है? नहीं, मुकेश भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और मैं उनका भी काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, और जिस तरह से उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को एक नई दिशा जियो के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, रिटेल के अंदर, एंड ऑफ कोर्स उनका जो कन्वेंशनल बिजनेस है पेट्रोकेमिकल्स एंड रिफाइनरी, जिस तरह से उन्होंने काम किया हुआ है, और वो देश की तरक्की में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। तो आपको खुशी नहीं होती कि मैंने उनको पीछे छोड़ दिया? रजत भाई, मैं ये आंकड़े की माया जाल में कभी हूँ पढ़ा भी नहीं हूँ, और मैं आपको काफी देर से फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप नहीं फंस रहे। अब जो बड़े बड़े लोग आपके पास आते हैं, अब मैंने देखा कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर आपके ऑफिस में आए, सिंगापुर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आपके यहाँ आए, तो फिर उनको कैसे हैंडल करते हैं? ये मैं देखता हूँ कि ये अदानी ग्रुप हेडक्वार्टर में आए वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, वो देश में आए और वो इंडिया को किस तरह से देख रहे हैं, और ये मैं बदलाव मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग प्रधानमंत्री और डिग्निटरीज जब आते हैं और वो आज इंडिया को कम्प्लीटली दूसरी तरह से देख रहे हैं, और ये सबसे बड़ा संतुष्टि है कि नाउ दे आर बेसिकली लुकिंग इंडिया एंड इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट वेरी सीरियसली। वो आपको इनवाइट करते हैं अपने आप बिजनेस सेटअप करने के लिए, तो वो जो देशों के हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में, क्या सोचते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में? मैंने एक देख रहा हूँ ये नरेंद्र भाई की खासियत, और वो था कि हाउ टू यूज़ अवर इंडियन डायस्पोरा। आज ऐसी बात नहीं थी कि इंडियन डायस्पोरा नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तभी हुआ है, वो पहले से इतने सालों से थे। दूसरे प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने ये देखा कि ये प्लेटफॉर्म को किस तरह से बेहतर यूज़ करें, और उसने सरकारी कोई खर्चे के बिना, आप अमेरिका जाओ या कोई भी कंट्री में जाओ, आप 50,000 पब्लिक आप इकट्ठा होती है, और वो संगठित मात्रा में जब ये सिटीजन्स इकट्ठा होते हैं तो उसकी वैल्यू और उसकी रिस्पेक्ट उन्होंने कम्प्लीटली दूसरी तरह से वो बनाई है, और आज उसका फ़ायदा हर सिटीजन, जो इवन वहाँ के सिटीजन है, इंडियन ओरिजिन है, आज उनको भी मिला है। आज इंडियन को मैं देख रहा हूँ कि कम्प्लीटली डिफरेंट रिस्पेक्ट से देख रहा है, तो उसमें उनका ये योगदान जो है बहुत सराहनीय है। मैं ज़रा हमारी जो जज हैं, प्रिंसिपल साहिबा हैं SRCC की, अब इन्होंने इतना पैसा भी कमा लिया,
बिजनेस के गुरु भी बता दिए। अब वो पढ़ाई पूरी नहीं कर सके कॉमर्स की, तो एसआरसीसी में एडमिशन मिल जाएगा इनको। 100%। जिस दिन आप कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में 100% लाएंगे, 100% आपको एसआरसीसी में एडमिशन मिलेगा। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आपको कोई क्या पढ़ाएगा सर, आपके बारे में तो हम इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाते हैं। गौतम भाई, आपने सब सवालों के अच्छे जवाब दिए। आज के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि गौतम भाई बोलते नहीं हैं। बोलते भी हैं, अच्छा बोलते हैं। आमतौर पर जो मेरे एक्यूज होते हैं उनकी मैं कम तारीफ करता हूं, लेकिन वाकई में आप एक बड़े दिल के आदमी हैं और आपने बहुत अच्छे जवाब दिए। आपकी अदालत में आपने मुकदमा चलाया जाने माने उद्योगपति, वर्ल्ड नंबर 3 रिचेस्ट गौतम अडानी पर। हमने गौतम अडानी से पूछा उनकी ग्रोथ के बारे में, उनसे पूछा राहुल गांधी के इल्ज़ामात के बारे में, नरेंद्र मोदी से उनकी दोस्ती के बारे में, अलग अलग सरकारों के साथ कैसे काम करते हैं, कैसे इतनी वेल्थ बनाई, उसका गुरु मंत्र भी पूछा, और देश कैसे तरक्की करेगा इसका रास्ता भी गौतम अडानी ने बताया। अब वक्त है आपकी अदालत में आज की जज एसआरसीसी की प्रिंसिपल डॉक्टर सिमरत कौर के फैसले का। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि रजत जी ने अदालत में आपके ऊपर बहुत गंभीर इल्ज़ामात लगाए, लेकिन आपने तर्क का सफलतापूर्वक जवाब दिया। पहला था, वो कहते हैं आप बोलते नहीं, आज बुलवाने वाला मिल गया तो आप तो बहुत बोल पड़े। दूसरा, उन्होंने कहा आप वेल्थ का फॉर्मूला छुपा के रखते हैं, सब लोग ये सोचते हैं, और मेरे ख्याल से आधे मिनट के अंदर आपने पूरा फॉर्मूला बता दिया। हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, सपोर्ट ऑफ द फैमिली एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ द ऑलमाइटी। और फाइनली सर, 60वें साल पे आपने 60,000 करोड़ दिया। हमारे घर में जब बच्चा होता है तो हम उसका पहला बर्थडे भी मनाते हैं महीने का, दूसरे महीने का भी मनाते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप 60 इयर्स एंड 1 मंथ का भी बर्थडे मनाएं। 60 इयर्स 2 मंथ्स का बनाएं और हजारों साल जिएं। इसी तरह से सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाते हुए आप एजुकेशन में, हेल्थ में, स्किल डेवलपमेंट में जो काम कर रहे हैं उसको उसी गति से आगे ले जाइए जिस गति से आपने अपना बाकी का इंडस्ट्रियलाइजेशन को संभाला है। थैंक यू सो मच। किसी भी इंसान के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। एसआरसीसी के प्रिंसिपल कहें कि आज आपके बारे में हम लोगों को पढ़ाते हैं। मुझे लगता है कि गौतम अडानी ने किसी सवाल को डक करने की कोशिश नहीं की, हर इल्जामात का साफ साफ जवाब दिया, बड़ी बेबाकी से बात की। आपकी अदालत में इल्जामात और सवालात का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। अगले हफ्ते आपसे मेरी मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जी जनाब, बहुत ज़बरदस्त, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। अच्छा, जहाँ से हमने कटा था पार्ट 1, वहीं से मतलब है कि उसी तरीके से इल्ज़ामात लग रहे थे। राहुल गांधी के बाद मोदी जी का नंबर आ गया। मोदी जी के हवाले से इनकी दोस्ती के बहुत चर्चे हैं हर जगह, न्यूज़ में भी और यूट्यूबर्स की नज़र में भी। कामयाब हुए, इतने बड़े बिजनेसमैन बने तो लोग कहते हैं मोदी जी का हाथ तो है। इन्होंने बड़े खूबसूरती से उस चीज़ को क्लियर किया कि कहीं पर अगर डेवलपमेंट के हवाले से कुछ ना कुछ काम होता है तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल और गवर्नमेंट मिलके काम करती है। अब मैं आपको बताऊँ गवर्नमेंट के पास क्या है। गवर्नमेंट के पास होती है परमिशन, अथॉरिटीज़ की ये चीज़ हम बेच सकते हैं। अच्छा, आपकी कोई ज़मीन है, आपका कोई इलाका है इस मुल्क का, इस कंट्री का, अगर वहाँ पर कोई शख्स पैसे लगाता है, उस शख्स उसको बेहतर करता है। इन्होंने बार बार कहा कि कई ऐसी ज़मीनें हमने लिए बहुत कम पैसों में भी गवर्नमेंट से। ₹1 पर स्क्वायर किलोमीटर, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ₹1
तो उन्होंने बहुत कम में दी, यानी कि यूँ समझ लें कि कुछ भी ना होने के बराबर था वो। लेकिन ये है कि उस ज़मीन की वजह से फिर मज़ीद वहाँ पे डेवलपमेंट हुई, वहाँ पे काम हुआ, तो आसपास की कीमत बढ़ गई। आपने शायद नहीं सुना, उनमें कहा ज़मीन ऐसी थी कि वो तो बिल्कुल ही बेकार थी, वो तो पानी आ गया था। हाँ। वो पानी आता तो वो तो डूब जाती थी। और बल्कि उन्होंने ये की कॉस्ट से कहीं ज़्यादा खर्चा तो मेरा हो गया उसको सही करने में। बता तो रहे हैं कि वो ज़मीन ही नहीं थी, वो तो ज़मीन नहीं थी, पानी था, समंदर का पानी ऊपर आ जाता है, मानी कीचड़ है, दलदल है, बहुत कुछ है। लेकिन अगर ऐसी जगहों को देखिए, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि बेकार चीज़ को सोना बनाना। अब सोना बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए उसको। अच्छा, वो जब तरक्याती काम वहाँ हुए और आसपास भी मज़ीद लोगों की कीमत बढ़ गई, यानी लोगों की ज़मीन की, आपका एक शहर बसने लग जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया बसने लग जाता है, बनने लग जाता है, तो आसपास की, तो ये फार्मूला बहुत ज़बरदस्त था। अक्सर एक शख्स हैं, मैं भी अक्सर सोचता हूँ कि जब कराची से हम हैदराबाद जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आपको पता है बाहर ज़मीनें खाली पड़ी हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, बंजर है, बयाबान है, क्यों? वो दूर है, बहुत स्पेस है। तो इस तरह के जो पैसे वाले लोग होते हैं ऐसी जगहों को आबाद करते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, तो ऐसी बात उसका बेनिफिट होता है। इस पार्ट में आपको सबसे ज़्यादा खास बात कौन सी? मुझे बहुत सारी खास बातें लगी हैं, 5-6 बातें बहुत ज़्यादा ही खास लगी। और मैं एक और चीज़ भी बोलना चाहूँगी, पार्ट 1 भी अपनी जगह बहुत इंटरेस्टिंग था, लेकिन वो उस वक्त मुझे लगा थोड़ा वार्म अप नहीं हुए थे, थोड़ा एक फॉर्म में नहीं आए थे। मुझे पार्ट 2 में ज़्यादा फॉर्म में लगे, बहुत ज़्यादा सवालों को समझ कर जवाब देना होता है ना, और अच्छे से डिफाइन करना। अच्छा, मैं बार बार पता है क्या सोच रही थी, ये अब चिढ़ जाएंगे, क्योंकि रजत जो है ना, रजत शर्मा जी, वो बार बार उन पर एक तरीके से टोंट कर रहे थे कि भाई जी ये आप लोग बड़े ज़ेरे असर लोगों के मातहत रहे हैं, या ये कह लें कि जो ज़ेरे असर लोग हैं वो आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं, तो इस वजह से आपका फ़ायदा होता है। जैसे मोदी जी की बात करी उन्होंने, फिर भी और भी बोला कि स्कीम जो आई थी, जो लॉ आ रहा था, उसमें भी आपका फ़ायदा था। तो बार बार कोई किसी पे टॉन्ट, तो एक इंसान एक दफ़ा में ना बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाता है या थोड़ा सा हाइपर हो जाता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब कहेंगे कि अब बार बार वही सवाल, अब कहेंगे अब बार बार वही सवाल कर रही है, पॉलिटिकल है, ये है, वो है। मैं दाद देना चाहूँगी, जितनी बार उन्होंने पूछा, अच्छा वो एक ही सवाल को घुमा कर भी पूछ ले रहे थे, अभी इस सवाल का जवाब देकर फटे हैं कि दोबारा वो उसी के अंदर से एक छोटा सा शोशा छोड़ते थे और फिर जवाब देने लग जाते थे। तो मैं ये कहूँगी इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक चीज़ होती है, बर्दाश्त। इन लोगों में मैंने एक चीज़ बड़ी कमाल की देखी, बड़ा लेवल इनके अंदर बर्दाश्त का, सब्र का, जिसको लेकर चलने का, जवाब देने का, सामने वाले की बात को समझने का और उसे बर्दाश्त करने का। मासूमियत, इतनी बला की मासूमियत है, और जब मुस्कुराते हैं आप यकीन करें, मेरा दिल एक बार को ये कर रहा था कि अगर ये मुझे कहे ना कि आपके पास जितना आप मुझे सब दे दो, मैं अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स इनको दे दूँ, मुझे इतना बिलीव हो रहा, मुझे इतने सच्चे लग रहे, मुझे इतने सादी कमीन ईमानदार इंसान लग रहे कि ये कभी खोट कर ही नहीं सकते, ये कभी गलत कर ही नहीं सकते। अगर इन्वेस्टमेंट हुई है, अगर कहीं पे 35,000 करोड़ एक राज्य में लगाए, 65,000 करोड़ एक राज्य में लगाए, 1-2 राज्यों के और नाम लिए, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सिर्फ अपने मुल्क को आगे ले जाने के लिए, तो वो इंसान कैसे गलत कर सकता है, वो कैसे गलत सोच सकता है, या उसके व्यूज़ कैसे गलत हो सकते हैं, उसका विजन कैसे गलत हो सकता है। और मैं वहाँ हिल गई जनवरी जब इन्होंने बताया 60,000 करोड़ फाउंडेशन में दे दिए एज ए बर्थडे गिफ्ट, फैमिली ने एज ए बर्थडे गिफ्ट। कमाल इतना बड़ा दिल कैसे, मैं वाकई नहीं समझ पा रही हूँ। अच्छा, देख के कोई चालाक इंसान, कोई अय्यार। अच्छा, मैं इस पे बात करना चाहूँगा, इनकी पर्सनैलिटी, मतलब मिसाल के तौर पे एक शख्स होते हैं जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े मतलब शार्प होते हैं, बड़ा मतलब एक जीनियस होते हैं। मुझे कहीं से मतलब है कि ये शार्प होता है ना, बहुत ही ज़्यादा शार्प, बहुत ही बारीक बीनी से चीज़ों को समझने वाला, ये वो, मुझे उस तरह की एक बहुत ही ज़्यादा चालाकी नहीं लगी। बाकायदा इस उम्र में भी इतनी मासूमियत लग रही थी कि यार बिल्कुल मुस्कुराना बच्चों की तरह, और बिल्कुल धीमे लहजे में बात करना, मतलब एक उतना बहुत एक चालाकी जो होती है, बड़ा मतलब है कि जिस लेवल पर ये बिजनेसमैन है, जितना ये मतलब है कि एक वेल्थ इनकी हो चुकी है, तो ऐसा लग रहा है कि वो शख्स तो बड़ा ही चालाक होगा, लेकिन बड़ा मासूम दिख रहे थे। 68 साल की उम्र, हमारी यहाँ 68 साल का कोई इंसान उठा लो और आप उससे एक सीधा सवाल कर लो, वो आपको ऐसे ताने देगा, चिड़चिड़ापन आ जाता है। उसके अंदर 70 साल ना, ऑलमोस्ट 70 साल रख लेते हैं राउंड ऑफ करके। 68 साल में नहीं सोचूं, इतना फ्रेश, इतना इनके अंदर खुद पे कंट्रोल, अपनी बातों पे जो आप यकीन करें, मैं कहूँगी अनदर लेवल पर जाकर इनको प्रोवोक किया उन्होंने कि आप राहुल गांधी के बारे में कुछ तो बोल दें, लेकिन इनके मुंह से एक वर्ड गलत नहीं निकला, कोई बैड वर्ड, कोई गलत बात, कोई बदतमीजी, कोई स्टेटमेंट दे देना,
नहीं भाई, बहुत कंट्रोल अपनी बातों पे, अपने आप पर कि मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या नहीं बोलना है। अच्छा, एक सवाल आया इनकी तरफ से कि किस तरीके से आप मैनेज करते हैं अपने टाइम को, किस तरीके से, मतलब है कि तो उन्होंने बड़ा, मतलब इसका मतलब है कामयाबी के लिए आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। मैं इतने बजे उठता हूँ, थोड़ा सा ऑफिस लेट जाता हूँ, वो टाइम फैमिली को देता हूँ, फिर बाकायदा खाना खाते हुए, मतलब उन्होंने बताया कि इस तरीके से फैमिली के साथ जुड़ जाता हूँ, तो मतलब इनकी लाइफ में डिसिप्लिन है। अच्छा, पुरसकून लगे मुझे, बहुत ज़्यादा इत्मीनान होता है ना किसी को। लेकिन जब ज़रूरत है तब मुझे लगता है ये टाइम नहीं देखते होंगे, ये बहुत कठिन काम है, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये उस तरह के शख्स नहीं लगे मुझे। 4 बजे वाली जब उन्होंने बात बताई, हाँ, कि मैं हैरान हो गई। मैंने कहा गाड़ी पकड़ के धक्के खाते हुए तो मैं हैरान हो गई। वही कह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना आसान बात नहीं है। ये एक ऐसा नहीं समझे कि आप ये हलवा है, ये पीस ऑफ केक नहीं है। ये जो बन पाता है इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत लगन होती है। मैं वाकई बोल रही हूँ कि मुझे वाकई नहीं लग रहा था कि ये दुनिया के तीसरे अमीर तरीन इंसान से हम बातचीत कर रहे हैं, इनकी बातें सुन रहे हैं। रत्ती बराबर गरूर नहीं, रत्ती बराबर इनके अंदर ईगो नहीं, रत्ती बराबर इनके अंदर चालाकी अय्यारी नहीं। इतने अच्छा, मुझे ऐसा लगता है गुजराती होते ही मासूम है। हाँ, ये भी है। ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंटेलिजेंस उनका अच्छा होता है, टैलेंटेड होते हैं, और कुछ डीएनए में भी उनके है कि बिजनेस करना है, आगे बढ़ना है। वैसे मुझे लगता है ये बहुत तेज लोग नहीं होते, एक शख्स ने इनसे सवाल किया, वाले नहीं होते। हाँ, ये तो है, ये तो नेचर है इनकी कि बिल्कुल एक बिजनेस टाइप के लोग होते हैं, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, मीठे खाने के ज़्यादा शौकीन होते हैं। एक शख्स ने सवाल किया कामयाबी का राज, या कामयाब किस तरह से हो, किस तरह से बिजनेस करें, तो उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से जवाब दिया कि आप अपनी एक रुचि, आपका अपना फोकस, आप किसी को देख के कुछ मत करें, आप अपने आप को देखें कि आप क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, उस पे आप मेहनत करें, उसी पे लगे रहें। अच्छा, मैंने वीडियो के बीच में इस पार्ट में या पिछले पार्ट में कहा था कि मैं अजीत डोभाल सर की एक बात बताऊंगा, उस पार्ट में कहा था, तो अभी इत्तफाक से याद आ गई। एक छोटा सा क्लिप, स्टेटस होते हैं, रील्स होती हैं, उस तरह का क्लिप था। तो उसमें वो कह रहे थे, आप जो कर रहे हैं, जो आप जिस वक्त कर रहे हैं, बस आपको उसके अलावा कुछ नहीं सोचना। आपने पूरी टेररिज्म है पूरी दुनिया में, पूरे जगह जगह पे टेररिज्म हो रही है, आपने टेररिज्म को ख़त्म नहीं करना। आपको जो प्रोजेक्ट है, पॉइंट, छोटा सा पॉइंट, वो पॉइंट को जितना छोटा कर सकते हैं, जितना छोटा कर सकते हैं, जितना छोटा कर सकते हैं, उसको अपने अंदर लाएं, उस पर फोकस करें, उसी को ही एंड तक पहुंचाएं। बाकी आपने कुछ नहीं करना। यानी इर्द गिर्द का माहौल क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसको निगलेक्ट नहीं। अच्छा, जो आपने अभी बात बढ़ाई ना, मेरे मुंह में ये नहीं आ रही थी। बाकायदा उन्होंने कहा कि आपको आसपास की चीज़ों को निगलेक्ट करना है, बाकायदा उनको। मुझे मोदी जी की बात बहुत अच्छी लगी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि 12-13 साल जैसे कि एक लंबा अरसा सीएम रहे हैं मोदी जी, और मुझे लगता है तब से ये जानते होंगे अडानी जी को, और इन दोनों का मतलब एक अच्छा वो रहता होगा, एक अच्छा कम्युनिकेशन भी रहता होगा, कनेक्शन भी रहता होगा, कोऑर्डिनेशन भी रहता होगा। लेकिन उसके बावजूद कह रहे हैं कि मैं पर्सनल कोई उनसे फेवर नहीं ले सकता। आप मुल्क को कैसे आगे लेके जाओगे, आप मुझसे बात करो। आपके पास कौन से प्रपोजल्स हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, आप मुझसे बात करो। आप किस तरीके से, क्या आपका एक फिजिबिलिटी है, आप मुझसे बात करो। पर्सनल एडवांटेज नहीं, पर्सनल फेवर नहीं, पर्सनली मैं आपके ज़ाती तौर पे आपकी कोई मदद नहीं, कोई हेल्प नहीं। ये कितनी बड़ी चीज़ है अगर आप इसको समझें। और मोदी जी के हवाले से कहने लगे कि मैंने एक चीज़ जो देखी है उनके अंदर, एक खासियत, एक खसीलत या एक सलाहियत, वो ये है कि प्लेटफॉर्म जो है ना, उसको किस तरीके से यूज़ करें। अच्छा, उस पर ज़्यादा खर्चा ना हो, उसको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से यूज़ किया जाए, उसको उस पर खर्चा ना हो। जैसे हमारे यहाँ एक मिसाल है कि हींग लगे ना फिटकिरी और रंग भी चोखा है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी ना खर्चा हो, एक ढेला ना खर्चा हो, लेकिन उसको इतने बेहतरीन तरीके से उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें कि वो वाकई दुनिया तारीफ करे, दुनिया आशीष कर उठे। बिल्कुल ऐसा ही, बहुत अच्छा लगा इनका इंटरव्यू, बहुत कुछ सीखने को मिला, इनका बात करने का अंदाज़। अच्छा, जितने भी हम लोगों को देख रहे हैं इंडिया में, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, मतलब हम तो, अच्छा, हमें एक से बढ़ के एक लग रहा है। अच्छा, इसकी क्या वजह है कि हमने ऐसे लोग देखे नहीं हैं? मुझे मतलब मुझे क्या लगने लग गया, अब मुझे ऐसा लगने लगा है, ये हम 2-4 को देख रहे हैं, वो 135 करोड़ की 135 करोड़ जो आवाम है ना, वो इसी स्वभाव की है, वो इसी बिहेवियर की। हम जो उनकी इमेज बनाकर बैठे हैं ना, वो टोटली रॉन्ग है, वो टोटली गलत है। अच्छा, मतलब मिसाल के तौर पे मैं अपने मोहल्ले में, अपने आसपास, अपने दोस्तों के आगे यूं करूं तो कितना उनको अजीब लगेगा। लेकिन इतना आप लोगों की वीडियो देख के मुझे ऐसा अच्छा अच्छा, इसमें पता क्या आ रही है, इसमें क्या, यकीन करें, बस ऐसा लग रहा है ये निशान है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये देखें, मैं बिल्कुल छोटा इंसान हूँ। सामने वाला बंदा अगर बहुत फ्यूरियस है ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ये कर लो, है ना। अच्छा, आपको इनका जो भी है ग्रीटिंग से दो आप,
आप यकीन करो उसका गुस्सा डाउन हो जाए। जब उन्होंने जज ने फाइनल वो किया, जवाब दिए कि आप ये हैं आप वो हैं, तो जब इन्होंने ये किया कितना मतलब यूँ समझ लो कि मतलब मैं क्या कहूँ कि यार मतलब उनको नज़र ना लग जाए, यानी कि वो इतना प्यारा लग रहे थे, इतना अच्छा लग रहे थे, मतलब बिल्कुल एक पोलाइट तरीके से। और ये एक्ट जो है ना, ये एक्ट अच्छा लगने लग गया है। अक्सर मोदी जी जब वो किसी रोड शो में होते हैं या लोगों से होते हैं तो यूँ करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि यार मैं कुछ नहीं हूँ। अच्छा इसमें भी एटीट्यूड है, ये देखें, इसमें एटीट्यूड है, यानी ये देखें, मतलब मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ। इसमें जो हम्बलनेस है नहीं है, मतलब एक बहुत खूबसूरत एक्ट है इसमें, ऐसा लगता है कि मैं तो बस बहुत ही छोटी चीज़ हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। दोबारा किसी और भी हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।